थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आप सभी के प्री बोर्ड आ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिस्पेक्ट में 3 नंबर के 5 नंबर के जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। तो देखिए जब भी आप इक्वेशन, पहले आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, इसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। पेपर में नहीं पूछता है कहां से आई कैसे है, ठीक है। अगर हम थोड़ा रिवीजन करेंगे दूसरी वीडियो में तो मैं आपको बता दूंगा इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। अब इसमें a जो होता है, a क्या होता है हमारा फिक्स्ड वेक्टर, है ना, जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है तो वो पॉइंट हो गया a। लैम्डा बी पहले ही डिस्क्राइब कर रहा है कि लैम्डा बी का मतलब क्या होगा। देखिए अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं कि दैट a इज पैरेलल टू b, इसका मतलब होता है कि a इज इक्वल टू लैम्डा बी। अगर किसी भी वेक्टर के साथ आपका कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये किसी ना किसी के जरूर पैरेलल रहा होगा। तो जो हमारा था ना पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, दैट वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल है किसी ना किसी के। तो पैरेलल में क्या होता है कि आपके डीआरएस जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो सेम रहते हैं, ये हम आगे भी यूज करेंगे। तो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी वेक्टर फॉर्म, इट इज द वेक्टर फॉर्म of the equation of line passing through a point and parallel to a given vector। अब इसकी कार्टेशियन क्या होती है, देखिए कार्टेशियन में करते हैं x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अब ये कहां से आते हैं ये समझिए कि इक्वेशन देख के हमें कैसे पता चल जाए कि हमारा a क्या है और b क्या है। तो जो आपका x1 y1 और z1 है, तो ये तो आपके कोऑर्डिनेट्स, जो आपका a वेक्टर है जो फिक्स्ड वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स हैं, या उसके स्केलर कोऑर्डिनेट्स बोल दीजिए, कंपोनेंट्स बोल दीजिए। a वेक्टर क्या है xi yj प्लस zk। तो कहीं ना कहीं जब भी जैसे ही आप इसे 3D पर चेक करोगे तो ये कोई लाइन हो गई जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन इस तरीके से ये इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर कोऑर्डिनेट जरूर होगा। तो वो कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1 जिससे पास कर रही है। तो जो आपका ऊपर आया वो क्या है x1 y1 z1। ABC क्या है, ABC है DRS किसके, जो इस लाइन L के पैरेलल एक वेक्टर है B वेक्टर, जो इस लाइन L के पैरेलल वेक्टर है B वेक्टर, ठीक है। वही मैं बता रहा था कि पेपर में कभी भी वो आपसे ये नहीं पूछे इक्वेशन कहां से ऑब्टेन हुई, आपको लगाना आता है तो आप डायरेक्टली और इजीली कर सकते हो। x1 y1 z1 कहां से है, वो आपके पहला वेक्टर, ये फिक्स्ड वेक्टर है। जो कौन सा वेक्टर है, फिक्स्ड वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, फिक्स्ड वेक्टर के कोऑर्डिनेट है या फिक्स्ड वेक्टर के डीआरएस बोल सकते हैं आप। ये हो गया x1 y1 z1 और abc क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर के डीआरएस। तो मतलब जो नीचे से आपको मिलेगा, जो डिनोमिनेटर में या इसके अपॉन में लिखा है, वो आपका बी वेक्टर क्रिएट करेगा। वो क्या क्रिएट करेगा, आपका बी वेक्टर ai bj ck। तो यहां से आपका बना b वेक्टर, और ये जो आपका x1 y1 z1 है इससे क्या बनेगा आपका a वेक्टर। तो इक्वेशन याद रखनी है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो ये आपकी पहली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। एक क्वेश्चन करते हैं इसका, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू, find the Cartesian equation of line which passes through। अब कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन ही ले, तो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दैट कि मैंने पॉइंट लिया 1 2 3 और मैं लिख रहा हूं एंड पैरेलल टू अ लाइन, and parallel to a line x minus 3 upon 5 y minus 2 upon 4 and z minus 6 upon 8, कुछ भी लिख दिया मैंने इस तरीके से कि इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आपको जिस इक्वेशन, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस पॉइंट से पास कर रही है 1 2 3 से। कहां से पास कर रही है वो 1 2 3 से। तो सबसे पहले तो आप लिखिए कि भैया ऐसे केस में इक्वेशन क्या होती है लाइन की, a प्लस लैम्डा बी। a वो पॉइंट हो गया जो कि फिक्स्ड है, जहां से आपकी लाइन पास कर रही है। कहां से पास कर रही है, 1 2 3 से। कहां से पास कर रही है, 1 2 3 से। ये तो a वेक्टर बन गया। पैरेलल टू अ लाइन,
किसके पैरेलल है? अब ये देखिए वो पैरेलल है इस पूरी लाइन के, वो पैरेलल है इस लाइन के पैरेलल है जिसके डीआरएस 5, 4 और 8 दे रखे। अभी मैंने बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके डीआरएस सेम होते हैं, उनके डीआरएस क्या होते हैं? सेम। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए बेटा, कभी भी अगर ये केस आए कि कार्टेशियन इक्वेशन लाइन की निकालनी है जो कि एक पॉइंट से पास करे, तो पास वाली इक्वेशन आ गई आपकी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो x1, y1, z1 आर द पॉइंट थ्रू विच योर इक्वेशन ऑफ लाइन इज पासिंग। x माइनस 1, y माइनस 2 और z माइनस 3 तो आ गया। अब बात आती है एबीसी की। एबीसी आर डीआरएस किसके? जिसके लिए आपकी इक्वेशन ये पैरेलल होगी, ठीक है। और लाइन किसके पैरेलल है? एक दूसरी लाइन के। तो जो उसके डीआरएस होंगे वही इसके भी डीआरएस होंगे। 5, 4, 8 ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। जब भी कभी आपसे कहेगी पैरेलल टू अ लाइन, तो पैरेलल टू अ लाइन में कुछ नहीं करना, उसके डीआरएस उठाने और नीचे डाल देने और ऊपर वाले पॉइंट आपके चेंज करने हैं क्योंकि फिक्स पॉइंट चेंज हो गए यहाँ पे, ठीक है। देखिए जैसे वेक्टर में हमने किया हुआ है, इसे हम बाद में डिस्क्राइब कर लेंगे कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं मांगेगा कि भैया आपको ये प्रूफ करना है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। L cos अल्फा, M cos बीटा, N cos गामा, इन तीनों के स्क्वायर का सम क्या होता है 1। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। वो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन इससे क्या पूछेगा? भैया वैल्यू बताओ sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी? आपसे क्वेश्चन दे दे, सिंपल क्या करना है आपको? आपको पता है कि sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर गामा। अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया 3। इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू कितनी है ऊपर? 1। 3 माइनस 1 आंसर इज 2। दिस इज नॉट द अकेला पार्ट, इसमें और भी क्वेश्चन है एक दो, देखिए जरा। अब जैसे वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, तो जिस बच्चे को आइडेंटिटी पता है वो 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर दे, जैसे नहीं पता उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है बेटा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा मैच कर रहा है cos 2x से, तो cos 2x की वैल्यू क्या जाएगी? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से वैल्यू आई इसकी क्या? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। इन तीनों में से आप 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज माइनस 3। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस। एक तरह क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जाता है, सबसे पहले तो हमारा वही क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन वाला एंड पैरेलल टू अ लाइन। ये डायरेक्ट भी आता था, देखिए डायरेक्ट जरूरी है हर बार आपको लाइन ही मिले, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर डायरेक्ट आपको b की वैल्यू दे दे तो डायरेक्ट पुट कर देना, इसमें कोई बात नहीं है। अगर ना दे किसी लाइन के पैरेलल तो नीचे की वैल्यू उठा के आप पुट कर देंगे डायरेक्ट। ये बेहतरीन था, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 है। इन दोनों कंडीशन को कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक क्या है जिसमें इसमें से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्शन रेशियो टू डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन क्वेश्चन 1 नंबर का पूछेगा आपसे, ये आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो। जैसे क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया -2, 1 और 2, ये आपको क्या दे रखे हैं? डीआरएस दे रखे हैं। अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, कैसे निकालोगे इसे? देखिए सिंपल, आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। जो वेक्टर में हमने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड नहीं भी पढ़ा तो मैग्नीट्यूड देख लीजिए कैसे निकालते हैं। मैं डायरेक्ट लिखूंगा मैग मतलब मैग्नीट्यूड अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो भी आपको डीआरएस दे रखे हैं सबके स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट, सबके स्क्वायर देन एडिशन देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। तो वैल्यू आएगी बेटा इसकी 3। क्या है इसकी वैल्यू? 3।
अब बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने डीआरएस को मान के चलते हैं ए बी सी के नाम दे देते हैं। अब जब मैं आपके डायरेक्शन कोसाइन निकालू, डायरेक्शन कोसाइन को रखते हैं एल। एल का मतलब क्या होगा कि ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, अब जो भी ये वेक्टर है तो वेक्टर को अगर मैं ए मान लूं या इसे एक्स वेक्टर मान लूं तो कुछ भी उसका मैग्नीट्यूड, सिंपल सिंपल क्या लिखता हूं मैं, मैग्नीट्यूड, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई वेक्टर का एक प्रॉपर नेम नहीं दे रखा, तो मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पे सिंपल ए अपॉन मैग्नीट्यूड। एम के लिए बी अपॉन मैग्नीट्यूड और एन के लिए सी अपॉन मैग्नीट्यूड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। तो ए मतलब -2 अपॉन 3, एम 1 अपॉन 3 और एन 2 अपॉन 3। तो ये क्या आ गया मेरे डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज दैट आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखी हो तो डायरेक्शन रेशियो मानकर, तो जो भी इनकी नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी होगी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, एल इंटू मैग्नीट्यूड, बी की निकालोगे तो एम इंटू मैग्नीट्यूड और सी की निकालोगे तो एन इंटू मैग्नीट्यूड, ऐसे निकलेगा। ठीक है, अगर मान लो ये दे रखा है कि आपको ना एक पॉइंट दे दिया 1 2 3 और सेकंड पॉइंट दे दिया आपको 4 5 6। अब कह रहा है कि इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट नहीं निकलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन से पहले आप क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो सबसे पहले आप ए बी निकालिए। ठीक है, ए बी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, डायरेक्ट कितना है 4i। ठीक है, x2 माइनस x1। जब भी आप किसी ऐसे मतलब एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, आपको दोनों वेक्टर अलग अलग दे रखे हैं, तो आपको सबसे पहले डीआरएस निकालने हैं उसके, जो कि इन दोनों वेक्टर की एक को ज्वाइन करा रही है, उस लाइन के आपको डीआरएस निकालने हैं। मतलब आपको ए बी के डीआरएस निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1। ठीक है, 4 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 5 माइनस 2 अगेन 3j, 6 माइनस 3 3k, ये आ गया। तो ये भी वेक्टर है आपका 3i 3j 3k। अब आपको इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। देखो मैंने ऐसे क्या बोल दिया, मतलब निकाल दो, आप डीसीएस रहते और अब बात कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर की। तो जो आप यूनिट वेक्टर निकालते हो ना किसी भी वेक्टर का, वही आपके डीसीएस होते हैं। ठीक है, वही जो कंपोनेंट होंगे आई जे के साथ, वही क्या होंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन। कि मान लो आपने ए बी वेक्टर को ना एक नाम दे दिया कि मैं इसे ए बोलना चाह रहा हूं। अब अगर मैं इसका यूनिट निकालूं तो यूनिट क्या निकलेगा, 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो कितना आया बेटा ये, 3i 3j 3k, और ये यहाँ पे कितना आया 9 9 9 27 can be written as 3 root 3, taking 3 as common from the numerator, then it will be like I plus j plus k upon root 3। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकाल लिया आपने। बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन में भी क्या करते हो, आप डीआरएस को डिवाइड करते हो मैग्नीट्यूड से, बात वही आनी है। तो एल की वैल्यू जब निकालोगे तो आप देखोगे आई के साथ 1 है और डिनोमिनेटर में क्या है सबके √3। तो एल क्या आया 1 अपॉन √3, एम क्या आया 1 अपॉन √3 और एन क्या आया 1 अपॉन √3। तो ये था आपका तरीका डीआरएस से डीसीएस निकालने का। देखिए अगला हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसमें दो टॉपिक और बचेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, और थर्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे बाहर से आते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो हमें वो भी कर लेने हैं क्योंकि एग्जाम में तो वही आएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस में भी आ सकता है, मे बी और मे नॉट भी, पर इमेज वाला क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आपका पक्का है। देखिए बेटा एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे निकालते हैं। R इज इक्वल टू एक आपको लाइन दी है A1 प्लस लैम्डा वैल्यू, जैसे सम लाइन की जो कि A1 पॉइंट से पास कर रही है और B1 किसी वेक्टर के पैरेलल है। ये एक दूसरी लाइन है A2 पॉइंट से पास कर रही है और किसी B2 के पैरेलल है। तो मतलब हमें तो काम केवल B1 और B2 से है, A1 और A2 से हमारे को ज्यादा लेना देना नहीं है। cos थीटा का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड B1 मैग्नीट्यूड B2। लेकिन कभी कभी जैसे हमारे कार्टेशियन में लाइन आ गई कि मान लो कि हमें सर तो कार्टेशियन में दे रखे तो कैसे करेंगे। तो कार्टेशियन में कुछ नहीं करना, आपको केवल B1 वेक्टर को लिख लेना है। आपका B1 वेक्टर क्या होगा, B1 वेक्टर को मान लीजिए A1 आए, B1j C1k, और सेकंड वेक्टर जो आपका B2 है उसे मान लीजिए क्या A2i B2j और C2k। जब आप इसका निकालेंगे cos थीटा तो तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, A1 A2
B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट B1 का मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, सेकंड का A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। देखिए फॉर्मूले में कोई ज्यादा दिमाग लगाता है कि कैसे एक्सप्रेस हुआ कैसे नहीं, सबको केवल नंबर लाने से मतलब होता है। तो आपका इक्वेशन कैसे, फॉर्मूला कैसा है कैसे नहीं, इससे बहुत कम मतलब होना चाहिए, केवल किससे ज्यादा मतलब होगी हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन लेते हैं तो उसका एंगल कैसे निकलेगा या एंगल से नंबर कैसे मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक क्वेश्चन देखिए जरा सबसे पहले, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस माइनस एक्स प्लस टू अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन 7 इज इक्वल टू जेड माइनस जेड प्लस 3 अपॉन माइनस 3। दैट इज द लाइन 1 L1 फर्स्ट लाइन, एंड x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 4 L2। ठीक है, एक इक्वेशन दे दी, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना इनके बीच का एंगल क्या है। देखिए एक डेफिनेशन और भी होती है, मतलब अब इन लोगों को स्पेशलाइजेशन देगी। अगर आपको यहाँ पे एंगल 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0, ये इधर मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा। अगर cos थीटा 0 हो गया, मतलब इसके इक्वल अगर मैं 0 लिख दूं तो मुझे पता है कि नंबर फ्रैक्शन में लिखनी है वैल्यू, ये वैल्यू किस में लिखनी है फ्रैक्शन में। अगर ये कभी भी फ्रैक्शन में लिखी है तो डिनोमिनेटर पार्ट तो कभी 0 होगा नहीं, तो उसका न्यूमरेटर पार्ट 0 होगा। इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, सपोज दैट दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2, इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 देन प्रॉपर्टी सेट कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। मतलब जो b वेक्टर के DRS है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अगर L1 पैरेलल है L2 के तो जो भी इनके DRS है उनका रेशियो, जो DRS है उनका रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। अब ये सारी प्रॉपर्टी आ गई एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में, इन्हें नोट कर लीजिए एक बार। हमारा क्वेश्चन माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 7 is equal to z plus 3 upon minus 3, and the second equation is x plus 2 upon minus 1 is equal to 2y minus 8 upon 4 is equal to z minus 5 upon 4। अब देखिए जब आप इक्वेशन को गौर से देखें ना तो इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि आप उसे लिखोगे x माइनस x1 अपॉन a। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, x माइनस x1 अपॉन a। तो इसके अंदर आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जो भी आपका x का कोफिशिएंट होगा दैट शुड बी पॉजिटिव एंड दैट इज यूनिटी, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस का 1। जैसे आपने देखा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2 है, जब आप इसे रिफॉर्म करोगे, रिफॉर्म करके आप लाइन 1 को क्या लिखोगे, आप इसमें से नेगेटिव कॉमन लोगे। क्या लोगे, नेगेटिव कॉमन लोगे। नेगेटिव कॉमन लेते ही लाइन क्या हो जाएगी, x माइनस 2। ये माइनस आ गया बाहर, ये माइनस कहां जाएगा, अब आपको इससे परेशानी नहीं लेनी कि ये माइनस कहां जाएगा, ये माइनस जाएगा डिनोमिनेटर में। कहां जाएगा ये माइनस, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर ऑलरेडी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेकंड वाले में y का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 ही है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, दैट इज y माइनस 1 अपॉन 7। थर्ड वाले में भी z का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव और 1 ही है, तो उसमें भी कुछ नहीं करना आपको। लाइन 1 आपकी रिफॉर्म हो गई। अब लाइन 2 को रिफॉर्म करिए, x का कोफिशिएंट, x तो ऑलरेडी रिफॉर्म है x वाला पार्ट, y में देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, तो 2 कॉमन लोगे, 2 क्या लेना है, कॉमन। तो देखिए अगर मैं a अपॉन x लिख रहा हूं और मुझे a को ना डिनोमिनेटर में भेजना है तो मैं कैसे भेजूंगा, 1 अपॉन a को x के डिनोमिनेटर में भेजा जाएगा, इसे लिखेंगे 1 अपॉन x अपॉन a। तो ऐसा नहीं है कि 2 को आप यहां से निकालो और यहीं भेज दो, नहीं, वो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा 4a। ठीक है, तो यहां से जैसे आपने 2 कॉमन लिया ऊपर से, तो जब आपने y में से लिया तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिंपल y। और जब आप 8 में से लोगे जस्ट लाइक दैट कि आप 2y माइनस 8 में से 2 कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ y
-4। देखिए मैं नहीं कहता कि ये गलती आप करोगे, ये बहुत बेसिक गलती है, हो जाती है। जैसे आपने यहां से 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा y -4 और ये 2 का चला गया 4 के डिनोमिनेटर में। ये बहुत बेसिक गलती है जो आजकल बच्चे कर रहे हैं। ये z -5/4, 4 2 1 2 2 2 4, ठीक है जी। तो -1 2 और 4, और पहले वाले के डीआरएस क्या आ रहे हैं 2 7 -3। तो a1 हम इसके डीआरएस के लिए मैंने भी बताया था ना कि इसके डीआरएस को हम क्या मानते हैं। जैसे b1 वेक्टर को मान लिया a1 b1 c1, तो उसके डीआरएस क्या होगा a1 b1 c1। सेकंड वेक्टर को माना हमने a2 b2 c2, ये भी आगे क्या a2 b2 c2। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू हो गई 2, b1 की हो गई 7 और c1 की हो गई -3। और ऐसे ही नीचे वाले की a2 की -1, b2 की 2 और c2 की 4। और आपको चेक करना है कि आपकी जो लाइन है इसका एंगल क्या होगा, मतलब दो लाइनों के बीच का एंगल क्या होगा। cos थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन, ठीक है। पहले आप ऊपर की वैल्यू को चेक कर लो, 2 into 1 -2, 7 2 जा 14, 3 4 जा 12, 3 4 जा ये -3 into 4 है, क्या ये -3 into 4 दैट इज -12। अब डिनोमिनेटर में अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट ही 0 हो गया। ये कितना आ रहा 14 और -2 और -12 ऑलरेडी 14 है, तो 14 - 14 हो गया आपका 0। तो जब आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट ही आ गया 0 तो आपको ऊपर नीचे का निकालने की जरूरत भी नहीं है। पर कोई निकालना चाहे तो गलत भी नहीं होगा, आप लिखोगे 4 + 49 + 9, इनके स्क्वायर का सम, और दूसरे वाले का a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर 1 + 4 + 16। तो ये आंसर तो वैसे भी 0 आ रहा है। 0 कहां पे होता है, जब थीटा π/2 हो या परपेंडिकुलर हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जब आप एंगल चेक कैसे करोगे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन अभी मैंने आपको बिल्कुल इस तरीके से कराया है कि आपको दो लाइन दे रखी है फिर से, दैट इज L1 लाइन और ये L2 लाइन, और आपको ये बोला हुआ है कि परपेंडिकुलर है, आपको वैल्यू निकालनी है कांस्टेंट की, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी शो कर रहा है। सबसे पहले मैंने बताई थी कि आप इसे कन्वर्ट करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में। किसमें कन्वर्ट करोगे सबसे पहले, स्टैंडर्ड में। देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, फिर से पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, माइनस कॉमन लोगे। तो जल्दी से करेंगे हम, x -1 - 3, यहां से आप 7 कॉमन लोगे और ये कहां जाएगा, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर। तो वैल्यू क्या हुई है y -2 2 λ/7। यहां से आप 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, ये z -2 11/5। तो आपकी लाइन 1 कन्वर्ट हो गई। लाइन 1 किस में आ गई, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब लाइन 2 को लेकर आते हैं, तो यहां से -7 कॉमन आएगा। तो जैसे आप -7 कॉमन लोगे, लाइन क्या बन गई, x -1 -3 λ -3λ/7। 7 कहां आएगा, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में। जब इसमें कॉमन लोगे, देखिए -7x + 7 ये लिखी है वैल्यू, आप इसमें से -7 बाहर निकाल रहे हो ताकि x का कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव 1 हो सके। तो ये बच्चा सिंपल x, इसके पास प्लस है। जब आप दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले रहे हो तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या होगा उसका साइन, माइनस, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा बच्चों को कमजोर होता है, इसी में गलती करते हैं, आते हुए भी गलत हो जाता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो y -5/1, देखिए z का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, फिर से इसे पॉजिटिव करोगे तो z -6/5। ये हो गया फिर से आपका a1, ये b1, ये c1, ये a2 b2 c2। उसने बोला है कि परपेंडिकुलर है, तो लास्ट फॉर्मूला चेक करिए, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो -3 into -3 λ/7 दैट इज 9 λ/7, 2 λ/7 into 1 दैट इज 2 λ/7। देखिए 11/5 into -5, इसे इधर करिए, 11/5 into -5, ये कट गया इससे, वैल्यू क्या बची इसकी, -11। तो यहाँ पे साइन -11 = 0। 11 को इधर ले आइए, इन दोनों का एलसीएम 7 और 7 का 7 ही आएगा, 9 λ 2 λ 11 λ, 11 इधर आ गया आपका, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 7 × 11/11, क्योंकि देखिए ये 11
11/7 इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो आपके एनसीईआरटी में भी, मैंने बाहर वाला इसलिए कराया, आप एनसीईआरटी वाला सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ एंड अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ किसकी निकालनी है? लेंथ केवल निकालनी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर की एक पॉइंट से। अब ये क्वेश्चन ना आपके एनसीईआरटी में नहीं है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी बहुत आता है, और प्री बोर्ड वालों को तो फेवरेट है। अगर स्कूल में अगर नहीं दिया तो फिर मतलब आप रह जाएंगे। इससे तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, बोर्ड वाले ज्यादा दे ही देते हैं इस क्वेश्चन को। फाइनल लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। आपको लेंथ निकालनी है किसकी? एक पॉइंट दे रखा है 2 - 1, 5। लेंथ निकालनी है कि आप एक पॉइंट से 2, -1, 5 आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ कर रहे हो? एक लाइन पे। इसकी इक्वेशन आपको क्या दे रखी है? x - 11/10 y + 2/-4 इज इक्वल टू z + 8/-11। ठीक है, इस लाइन पर जहां पर भी ये परपेंडिकुलर लैंड करेगा, जहां भी इसे टच करेगा, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, एक पॉइंट से निकल, ये पॉइंट आप ए मान लीजिए। इस पॉइंट से जो भी परपेंडिकुलर इस लाइन पे बनेगा, इस लाइन पर जो भी परपेंडिकुलर बनेगा इस लाइन पर, और जहां पर भी वो टच करेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मतलब जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है, इंटरसेक्ट विद द गिवन लाइन इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आगे आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे आएगा वो हम देख लेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है पहले आपको ये पता चलना चाहिए। ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस ऑफ ए टू बी, ए से बी का जो डिस्टेंस है इसे क्या बोलते हैं हम? इसे क्या बोलेंगे? जो आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी। जो आप ए से बी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो क्या है? इसकी लेंथ। जो आपकी ए बी है वो क्या है? इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। दो ही चीज पूछी है ना, फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ आ गई परपेंडिकुलर की ए बी से, और जो बी पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखिए प्रोसेस क्या है इसका, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या निकालते हैं? यही स्टेप यूज करने हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी इक्वेशन गिवन है इसको लैम्डा के इक्वल रख लीजिए। अब लैम्डा के इक्वल क्यों रखा सर? ये भी समझिए। देखिए जैसे ही आप इसे लैम्डा के इक्वल रखोगे, यहां पर जो आपकी लाइन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये पूरी लाइन की है। ये यहां से यहां तक जो लाइन है इसकी इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, इस लाइन को आप कोई नाम देना चाहे तो लाइन को नाम दे दो मैं L1 या L दे दो सिंपल। ठीक है, लाइन L। ठीक है, इस लाइन पर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। इस लाइन पर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। आप कैसे निकालोगे इनफाइनाइट पॉइंट्स को? तो देखिए आपका कोई भी पॉइंट जो आ रहा है इस लाइन पर वो किस तरीके का होगा? सबसे पहले x - 11/10 को लैम्डा के इक्वल रख लो। ये क्या आएगा? 10 लैम्डा + 11। y आएगा -4 लैम्डा -2, और z आएगा -11 लैम्डा -8। ठीक है, अब जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू को चेंज करते जाओगे, इस लाइन पर आपको जितने भी पॉइंट है वो सारे मिलते जाएंगे। आपने 1 रखा तो कोई ना कोई पॉइंट जरूर कोरस्पॉन्ड करेगा। 2 रखोगे कोई ना कोई पॉइंट जरूर आएगा। 3 रखोगे कहीं ना कहीं जरूर इस लाइन पर कोई पॉइंट मिलेगा आपको। तो ऐसे ही बी के लिए फॉर सम लैम्डा, किसी लैम्डा के लिए पॉइंट ऑन लाइन L must intersect with B। ठीक है, लाइन L का जो पॉइंट है किसी लैम्डा के लिए वो जरूर इंटरसेक्ट करेगा B के साथ। मतलब B
बी पॉइंट जो है वो लाइन एल पर भी है, ए बी पर भी है। तो एल मतलब किसी लैम्डा के लिए जो लाइन एल पर पॉइंट है वो बी जरूर होगा, और बी दोनों साइड है, ठीक है। तो अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 10 लैम्डा प्लस 11 कोमा -4 लैम्डा -2 और -11 लैम्डा -8। ये हो गए बी के कोऑर्डिनेट्स। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए? बी के। ये बहुत ध्यान समझोगे। आपको पहले स्टेप में क्या करना है, ये केवल समझाने के पर्पज से था। एक बार अगर आपके ट्रैक पर आ गए तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। आपको केवल अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन को लैम्डा के इक्वल रख देना है। तो जो भी आपके एक्स वाई जेड पॉइंट आएंगे ये किसके आगे? आपके बी के कोऑर्डिनेट आगे। तो पहले स्टेप में आपको क्या निकालना है? सिंपल अगर भाषा में बोले तो पहले स्टेप में आपको कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालना है या कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग की थी तो स्टार्टिंग की वीडियो में आपने देखा भी होगा कि अगर दो पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इनके डीआरएस कैसे निकालते हैं हम? तो डीआरएस ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे? दैट इज x2 माइनस x1। कैसे निकालते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट। तो 10 लैम्डा प्लस 11 -2, ऊपर वाले पॉइंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। अब सेकंड वाले के y के लिए -4 लैम्डा -2 माइनस ऑफ -1, क्योंकि माइनस लगाते हैं y2 माइनस y1 के लिए, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। थर्ड वाला -11 लैम्डा -8 माइनस, और ये क्या है? 5। तो यहां से आ गया ये डीआरएस ऑफ ए बी। ये आपका सेकंड स्टेप है। स्टेप 2, जब आप पॉइंट लोकेट करते हैं वहां पे तो उसके बाद क्या निकाले? डीआरएस ऑफ ए बी। तो 10 लैम्डा प्लस 9 -4 लैम्डा -2 प्लस 1 -1, और यहां पे -11 लैम्डा -30। ये डीआरएस किसके आ गए? ये आ गए आपके ए बी के डीआरएस। नाउ वी कैन इजीली सी दैट इफ वी विश टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना तो ये बात तो स्पष्ट ही हो गई कि ए बी परपेंडिकुलर होगा लाइन एल पे। स्टेप 3 क्या है इसका? वी नो दैट लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू एल, ठीक है। ए बी किस पे परपेंडिकुलर है? एल पे। एल तो मैंने ये सेकंड लाइन को दिया है जिसकी इक्वेशन हमें ये दे रखी है, ठीक है। ये एल की इक्वेशन दे रखी है हमें, इस पर परपेंडिकुलर है तो दोनों के डीआरएस क्या होंगे? डॉट प्रोडक्ट क्या होगा डीआरएस का? 0। अब देखिए मैं लिखता हूं डीआरएस ऑफ ए बी, ये तो मैंने ऊपर निकाला है अभी। 10 लैम्डा प्लस 9 -4 लैम्डा -1 -11 लैम्डा -30। अब मैं लिखूंगा डीआरएस ऑफ एल। एल के डीआरएस क्या होंगे? अभी बताया था कि लाइन में जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा, कभी भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म के डिनोमिनेटर में लिखा होगा वो क्या होगा? हमारा डीआरएस होगा उस लाइन का। उसके डीआरएस क्या हो गए? 10 -4 -11। अगर ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट का सम कितना होगा? 0। तो 10 लैम्डा प्लस 9 पहले डीआरएस को पहले डीआरएस से मल्टीप्लाई प्लस -4 लैम्डा -1 इंटू -4 प्लस -11 लैम्डा -30 इंटू -11 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ गया? 100 लैम्डा प्लस 90। अब इसकी तो बहुत गौर से करनी है, कितना आएगा ये? बताइए जल्दी। 16 लैम्डा प्लस 4 प्लस 121 लैम्डा और 13 इंटू 11 कितना आएगा? 143 इज इक्वल टू 0। तो 121 और 16 137 237 लैम्डा 90 494 और 143 प्लस 94 दैट इज ऑल्सो 237। तो सर लैम्डा की वैल्यू क्या आई हमारी? -1। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी इसमें? -1। 3 स्टेप तक हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली, बोर्ड थोड़ा भर गया अभी। देखते हैं स्टेप 4 में हम क्या कर सकते हैं।
देखिए स्टेप 4, लैम्डा की वैल्यू जब आपकी -1 आ गई तो आपका स्टेप 4 क्या रहेगा? स्टेप 4 बड़ा सिंपल रहेगा कि आपको जो भी आपने बी के कोऑर्डिनेट निकाले थे उसमें लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जैसे पहला नंबर है 10 लैम्डा प्लस 11, इसमें आपने लैम्डा की वैल्यू जैसे ही पुट करी -1 प्लस 11, ये आ गया 1। अगला है -4 लैम्डा -2, -4 -1 -2, तो 4 -2 वैल्यू आ गई 2। अगला है -11 लैम्डा -8, तो -11 -1 -8 वैल्यू आ गई 3। तो जो आपके बी के कोऑर्डिनेट आए वो क्या है? 1 2 3। तो फाइनली फोर्थ स्टेप में आपको आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। जैसे ही आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिला तो आपका 95% क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहीं पर। तो मुझे थोड़ा सा एरिया का रब करना पड़ेगा कि इसमें आगे 4 चीजें और हैं जो मुझे आपको सिखानी है, ठीक है? तो थोड़ा सा वैसे रब कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, हमने पहले भी निकाला था लास्ट में कि जो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया था 1 2 3। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक मेरा 95% काम खत्म हो जाता है। अब मुझे क्या निकालना? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो सिंपल केस रह गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ए मेरा ये दे रखा था 2 -1 5 और बी दे रखा है मेरा 1 2 3। अगर मुझे इसका डिस्टेंस ही निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूंगा, ए बी x2 -x1 1 - 2 स्क्वायर x2 -x1 का होल स्क्वायर, तो 2 -1 तो कितना आएगा? 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करिए इसे, ये हो गई 1, ये वैल्यू आ गई 9 और 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4। तो ये डिस्टेंस आ गया √40। दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आप इसे स्टेप 4 में लिखो, 4 में लिखना चाहो, 5 में लिखना चाहो 5 में लिख सकते हो। तो स्टेप 5 बना दीजिए ताकि आपका एक पूरा एल्गोरिथम बन जाएगा कि इसे करना कैसे है। तो ये आपका हो गया स्टेप 5। तो 2 चीजें इसमें जो पूछी थी हमने बता दी, लेकिन अब इसमें एक चीज और पूछता है वो कभी कभी कि सर हमें तो इतना पता चल गया कि आपने लेंथ तो बताई थी और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताया था। इसके बाद वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा जिसकी इमेज बता दो, इस पॉइंट की इमेज भी बता दो, ठीक है? तो इमेज कैसे निकालेंगे? देखिए, इमेज को डाल दीजिए स्टेप 6 में। देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए मैं जो स्टेप अभी इंक्रीज भी हो सकते हैं। तो ए पॉइंट आपका दे रखा है 2 - 1 5। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया कितना आया है? ये लाइन एल है आपकी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा आया कितना? 1 2 3, जिसे हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। और यहीं से जो लाइन जा रही है वो इसकी इमेज जानना चाहता है, हम इसे सी बोल देते हैं। लेट इट बी अल्फा बीटा गामा। कि प्रोसीजर क्या होता है? आपने अल्फा बीटा गामा लिए कोई रटने वाली चीज नहीं है। आप एक्स वाई जेड ले लो, आप ले लो ए बी सी, लेकिन ए बी सी DRS में यूज हो जाता है तो इससे हम यूज नहीं करते। तो अल्फा बीटा गामा थोड़े से सेफ प्ले हो जाते हैं हमारे लिए। तो अल्फा बीटा गामा हो गया, ये हो गया 2 - 1 5, ये बीच में आ गया। कभी भी अगर आप इमेज निकालते हो तो आपने शायद रिफ्लेक्स या ये देखा होगा कि मिरर में जितनी दूर हम खड़े हुए हैं हमारी इमेज में उतनी दूर बनती है। तो मिरर किसका काम करता है? मिरर काम करता है एज अ ओरिजिन, एज अ मिड पॉइंट काम करता है मिरर। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट है बी, ये कैसा काम करेगा? ये काम करेगा मिड पॉइंट की तरह। किसकी तरह काम करेगा? ये मिड पॉइंट की तरह। तो मैं अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा? AC लाइन का मिड पॉइंट B। क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ AC? B। अब मिड पॉइंट निकालते कैसे? x1 + x2 अपॉन 2। तो 2 + अल्फा अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, -1 + बीटा अपॉन 2, z1 + z2 अपॉन 2, 5 + गामा अपॉन 2। ये तो आ गया मिड पॉइंट ऑफ AC। और B क्या दे रखा है? 1 2 3। थोड़ा सा होच पोच हो गया, मेरी आवाज आपको पहुंच रही होगी तो आप इसे देख लीजिएगा। ये 1 2 3। अब देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है, तो सबको पता होगा कि हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा है कि आपका ट्रिपलेट जो है इसके इक्वल है। ट्रिपलेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज आ रही है, ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है। तो पहली वैल्यू जो आपने उठाई 2 + अल्फा अपॉन 2 किसके इक्वल है? 1 के। -1 + बीटा अपॉन 2 किसके इक्वल है? 2 के। और तीसरी वैल्यू 5 + गामा अपॉन 2 किसके इक्वल है? 3 के। सॉल्व आप इसे कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू आएगी 2 - 2 0,
बीटा की कितनी आएगी 4 + 1 5 और गामा की कितनी आएगी 2 3 6 6 - 5 1। तो ये क्या आ गई आपकी इमेज। तो आपकी इमेज क्या आई 0 5 1, कितनी आई 0 5 1, ये आपकी इमेज आ गई। एक 3 क्वेश्चन बन गए इसमें, पहले हमने लेंथ निकाली, फिर हमने फोटो परपेंडिकुलर, फिर लेंथ निकाली और हमने इमेज निकाल लिया। अब आपसे चौथा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसके अंदर, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैं इधर मिटा रहा हूं, अगर आपको देखना हो तो आप वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें वो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इमेज। तो स्टेप 7, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इमेज। ए दे रखा है 2 -1 5 और सी दे रखा है उसने आपको 0 5 1। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से AC, तो ये है क्या 6th स्टेप आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इमेज, पॉइंट और इमेज के बीच का डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे इसे 0 - 2 का स्क्वायर 5 + 1 का स्क्वायर और 1 - 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 + 36 + 16, तो वैल्यू आई आपकी 56। 56 को लिख सकते हो आप क्या 2 × 2 × 14, तो दैट इज 2√40। ठीक है, यूनिट की डिस्टेंस निकाला है, कुछ ना कुछ यूनिट होगी, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है। फिर आपका छठा पॉइंट है जिसमें आपसे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इमेज मांग सकता है। तो AC का डिस्टेंस आ गया आपका, इमेज आ गई आपकी, फोटो परपेंडिकुलर आ गया, AC का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, देखिए AC का डिस्टेंस तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ऐसा नहीं है कि पेपर में वो यहां तक पूछ के इसका डिस्टेंस पूछ लेगा, क्योंकि देखिए मिड पॉइंट है तो जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना इसका होगा। देखिए यहाँ पे √14 है, यहाँ पे कितना हो गया 2√14, ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि वो मिड में आ रहा है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात थी, लेकिन अगर वो AB ना निकलवा के डायरेक्ट आपसे कहे AC निकालो तो आपको एक ना एक तो निकालना पड़ेगा, दूसरा जब ही निकल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप 6 तो यही हो गया था, स्टेप 7 है। ठीक है, आपका आ गया क्या डिस्टेंस बिटवीन AC। अब वो एक चीज और पूछे कि इक्वेशन ऑफ AC। ठीक है, इक्वेशन ऑफ AC अगर आपसे पूछ ले, लास्ट स्टेप है, इससे ज्यादा क्वेश्चन को नहीं पूछता इसके अंदर। अगर आपसे पूछे इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC, तो आप AC की इक्वेशन कैसे निकालोगे? तो देखिए हमारे कोर्स से हटा हुआ है, लेकिन अगर मान लो बोर्ड वाला की क्वेश्चन प्रमोट कर देते हैं, बच्चों को दे देते हैं, तो आपको ज्यादा बड़ा इसमें कोई ऐसा है नहीं कि होगा ही नहीं, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ AC, तो इसमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन होती है R = A + लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, अब देखिए A वेक्टर क्या है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है 2 - 1 5, B वेक्टर क्या है जो आपका नीचे पॉइंट दे रखा है 0 5 1, केवल इसे करना है आपको। A कितना है आपका, डायरेक्ट लिखते हैं 2y - j + 5k प्लस लैम्डा। अब B माइनस है करके दिखाएंगे पूरा, 0 - 2 I प्लस 5 - -1 तो 6j हो गया ये, प्लस 1 - 5 -4k हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका B माइनस है, तो ये बन गया आपकी इक्वेशन। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 0 - 2 -2i प्लस 6j -4k। तो इसमें से 2 आपका जो है कॉमन भी आ जाएगा, क्योंकि जब भी आप लाइन की इक्वेशन लिखते हो तो सेकंड होता है DRS। तो DRS में से अगर कोई भी वैल्यू कॉमन आ सकती है तो आप उसे कॉमन निकाल लीजिए। तो इसमें से हम कॉमन क्या निकालेंगे, 2i - j प्लस 5k। इसमें से मान लो कि मैंने -2 कॉमन निकाल लिया, तो मैं ऐसे लिख लूंगा -2 लैम्डा। अब अंदर क्या बचा, i - 3j प्लस 2k, ये बन गई इक्वेशन। ये ऑलरेडी कांस्टेंट है -2 लैम्डा,
तो आप इसे या तो लैम्डा ही लिख लीजिए वापस -2 लैम्डा की जगह, या इसे रिप्लेस कर दीजिए म्यू। बस इतना काम आपको करना है। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमने 4-5 चीजें निकाली हैं। क्या क्या निकाला है दोबारा रिकॉल करिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू इमेज कैसे निकालते हैं, और 5वीं चीज क्या निकाली, इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इतना बहुत है।